आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम 1857 की उन युगांतरकारी घटनाओं को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया था। 1857 ये सिर्फ कैलेंडर का एक साल नहीं था, बल्कि एक ऐसा भयंकर तूफान था जिसने सर्वशक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। एक सदी से भी अधिक समय से एक सवाल इतिहासकारों को उलझाए हुए है। क्या ये केवल कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत थी, या फिर ये एक पूरे राष्ट्र की दबी हुई चिंगारी थी जिसने पहली बार एक स्वर में विदेशी सत्ता के खिलाफ हुंकार भरी? आज हम इन्हीं सबूतों और साक्ष्यों की परतें खोलेंगे ताकि समझ सकें कि उस साल असल में हुआ क्या था। तो आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। 1857 का ऐतिहासिक तूफान, सुलगती ज्वाला के कारण, क्रांति का तात्कालिक कारण, विद्रोह का विस्तार, इसके परिणाम और प्रभाव, और अंत में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या यह सिर्फ एक गदर था। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, 1857 का ऐतिहासिक तूफान। इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। पुरानी परंपराओं को बेरहमी से तोड़ा जा रहा था और सदियों पुराने राजाओं को उनकी गद्दी से बेदखल किया जा रहा था। और सच कहें तो ये असंतोष रातों रात पैदा नहीं हुआ था। ये समाज के हर स्तर पर, राजा से लेकर आमजन और सैनिक से लेकर किसान तक, एक बहुत गहरी और धीरे धीरे सुलगती हुई हताशा थी। भाग 2, सुलगती ज्वाला के कारण। आइए उन दीर्घकालिक कारणों को देखते हैं जिन्होंने दशकों तक इस विशाल ऐतिहासिक बारूद के ढेर को तैयार करने का काम किया। देखिए कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों ने देसी रियासतों को निगलना शुरू किया। वेलेस्ली की सहायक संधि ने स्थानीय शासकों को मजबूर कर दिया कि वो अंग्रेजों की सेना का खर्च उठाएं, मतलब पैसा रियासतों का और सेना अंग्रेजों की। और फिर डलहौजी की हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ने तो आग में घी का काम किया। सतारा, झांसी और नागपुर को सीधे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, और तो और ये घोषणा भी कर दी गई कि मुगलों के उत्तराधिकारियों को अपना लाल किला तक खाली करना पड़ेगा। इन सब के बीच नीतियां सिर्फ राजाओं को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी कुचल रही थीं। 1793 का स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी व्यवस्था, इन शोषणकारी भू राजस्व प्रणालियों ने समाज में एक गहरी खाई पैदा कर दी। जमींदारों की तिजोरियां भर रही थीं, लेकिन बेचारे किसान भूखमरी और कंगाली की कगार पर पहुंच गए थे। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करें। 20,000, जी हां 20,000। ये उन जागीरों और जमीनों की संख्या है जिन्हें इनाम कमीशन के तहत केवल बंबई में ही जब्त कर लिया गया था, वो भी ये बहाना बनाकर कि ये अनुचित रूप से दी गई थीं। सोचिए, जब इतनी बड़ी संख्या में जमीनें छिनेंगी तो जमींदारों में कितना भारी आक्रोश पनपेगा। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और सैन्य मोर्चे पर भी तनाव बिल्कुल चरम पर था। स्कूलों में मिशनरी हस्तक्षेप, पारंपरिक प्रथाओं के खिलाफ नए कानून और अंग्रेज अधिकारियों का नस्लभेदी व्यवहार। ऊपर से जब सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया जिसमें सैनिकों को समुद्र पार भेजने का नियम था, तो ये सैनिकों के लिए एक सीधा प्रहार था। उस समय समुद्र पार करना धार्मिक रूप से वर्जित माना जाता था। कुल मिलाकर माहौल पूरी तरह से दमघोटू हो चुका था। भाग 3, क्रांति का तात्कालिक कारण। तो बारूद का ढेर पूरी तरह से तैयार था। अब जो चाहिए था वो थी बस एक जोरदार चिंगारी, और वो चिंगारी मिली 1857 की शुरुआत में, जब सेना में नई एनफील्ड राइफल दी गई। अचानक एक खबर जंगल की आग की तरह फैली कि इन राइफलों के कारतूसों, जिन्हें इस्तेमाल से पहले दांत से काटना पड़ता था, उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये एक ऐसा क्षण था जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों की धार्मिक आस्था को बहुत गहराई तक झकझोर कर रख दिया। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बंगाल के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने बगावत कर दी। उनका साफ मानना था कि ये सिर्फ चर्बी नहीं बल्कि आस्था का अपमान है। हम सैनिक हैं, गुलाम नहीं। 29 मार्च 1857 को उन्होंने अपने ही अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। ये महज एक गोली नहीं थी, बल्कि ये साबित कर रही थी कि अब इंसान की सहनशक्ति पूरी तरह टूट चुकी है। इसके बाद घटनाओं ने जो रफ्तार पकड़ी वो सचमुच हैरान करने वाली है। इस टाइमलाइन को देखिए। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन क्रांति का आगाज हो चुका था।
9 मई को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नई राइफल छूने से साफ इनकार कर दिया और फिर 10 मई की ऐतिहासिक रात मेरठ छावनी में बगावत हो गई। सैनिकों ने सीधे दिल्ली की ओर कूच किया और वहां पहुंचकर बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। भाग 4 विद्रोह का विस्तार। मेरठ से उठी वो एक चिंगारी अब एक बेकाबू दावानल बन चुकी थी। पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक ये आग फैल गई। हालांकि नेतृत्व विकेंद्रीकृत था, पर इरादा हर जगह एक ही था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में मोर्चा संभाला। ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये जन भावनाओं का एक उबलता हुआ ज्वार था। यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ये ऐतिहासिक कथन किसे याद नहीं आता, जब अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तो इस 22 वर्षीय रानी ने ब्रिटिश ताकत को सीधी चुनौती दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो अंत तक पूरी मजबूती से लड़ी और प्रतिरोध का एक ऐसा अमर प्रतीक बन गई जिसे आज भी याद किया जाता है। भाग 5 परिणाम और प्रभाव। 1 साल से भी लंबे समय तक चले इस भीषण संघर्ष को अंततः अंग्रेजों ने कुचल दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय सत्ता के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था ईस्ट इंडिया कंपनी की छुट्टी। 1858 में ये घोषणा कर दी गई कि अब भारत का राज सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया है। भविष्य में ऐसे किसी भी विद्रोह को जड़ से रोकने के लिए अंग्रेजों ने पूरी व्यवस्था का पुनर्गठन कर डाला। गवर्नर जनरल अब वाइसराय बन गया। लंदन में एक नया इंडिया ऑफिस बनाया गया और सबसे अहम बदलाव सेना में हुआ। भारतीय सिपाहियों की संख्या घटा दी गई, यूरोपीय सैनिकों को बढ़ा दिया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि गोला बारूद और शस्त्रागार पूरी तरह से सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों के ही हाथों में रहें। भाग 6 क्या ये सिर्फ गदर था? इन ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर विचारकों के दृष्टिकोण आज भी बटे हुए हैं। जरा यहाँ देखिए, जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद खान जैसे लोग इसे महज एक सिपाही विद्रोह या गदर मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर वी.डी. सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया। दिलचस्प बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता और यहाँ तक कि उस समय के ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रायली भी इसे एक व्यापक राष्ट्रीय विद्रोह मानते थे। और ये हमें आज के इस अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देता है। 1857 का विद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में विफल रहा हो, लेकिन क्या यह कहना सही होगा कि इसी राग से वो पहली चिंगारी उठी जिसने भविष्य में गांधी, सुभाष और भगत सिंह जैसे शूरवीरों का मार्ग प्रशस्त किया? क्या यह एक असफल विद्रोह था या उपमहाद्वीप के भविष्य की एक बेहद जरूरी और सुनहरी शुरुआत? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।